नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं हिंदी लोक भारती पाठ 6 निसर्ग वैभव का प्रश्न और उत्तर। ठीक है बच्चों, तो ये देखो आपके टेक्स्ट बुक में यहाँ पे इस पाठ में जो भी क्वेश्चन दिए गए हैं उन सभी के उत्तर मैं आपको इस वीडियो में देने वाली हूँ, तो आप हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिएगा बच्चों, पाठ के आंगन में पहला प्रश्न, सूचना के अनुसार कृतियां पूर्ण कीजिए। इसमें क है संजाल। देखो बच्चों, ये संजाल ना आपकी किताब में दिया गया था, जिसे आपको क्या करना है, पूर्ण करना है। ठीक है, तो मैंने तो यहाँ पे डायरेक्टली आंसर लिखा है, यानी कि क्वेश्चन अगर आपको देखना है, ये संजाल अगर आपको देखना है तो आप लोग टेक्स्ट बुक को रेफर कर सकते हो। जैसे मैं आपको दिखाई देती हूँ एक बार, ये देखो यहाँ पे आपके टेक्स्ट बुक में, ये देखो ये संजाल दिया गया था। ये देखो ये खाली खाली बॉक्सेस दिए गए थे, इन्हें आपको फिल करना था। ठीक है, तो चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या दिया है। पहले ये समझो, कविता में आए प्राकृतिक सौंदर्य के घटक, यानी इस कविता में, ये जो कविता है निसर्ग वैभव, इसमें जो प्राकृतिक सौंदर्य के घटक आए हुए हैं, ठीक है, उन्हें आपको यहाँ पे लिखना है। तो क्या क्या लिखोगे बच्चों, देखो यहाँ पे लिखा है गिरी शिखर, उसके बाद तितली, फिर फूलों की ज्वालाएं, तृण तल, ठीक है, तृण दल। ओके, तो ये आपको लिखना है, समझे। इस प्रकार से आपको ये संजाल पूर्ण करना है। अब ख देखते हैं, इसमें क्या बोला जा रहा है कि कविता यानी कि निसर्ग वैभव, ठीक है, ये जो निसर्ग वैभव कविता है उसकी पंक्तियों को उचित क्रमानुसार लिखकर प्रवाह तख्ता पूर्ण कीजिए। देखिए बच्चों, यहाँ पे कुछ पंक्तियाँ यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है, जैसे परिचित मरकत आंगन में, फिर अभिशापित हो उसका जीवन, अनिल स्पर्श से पुलकित तृणदल, निश्चल तरंग सी स्तंभित। ठीक है, तो अभी आपको क्या करना है, इन्हें ना एक उचित क्रम में लगाना है कि कौन पहले है, कविता में कौन पहले है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या आएगा बच्चों, पता है आपको, ये तो ऐसे उल्टा पुल्टा दिया है, ऊपर नीचे करके दिया, आपको लाइन से लगाना है और ये प्रवाह तख्ता में लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या लिखोगे बताओ, ये लिखिएगा जो तीसरे नंबर पे है ना, अनिल स्पर्श से पुलकित तृणदल। ठीक है, ये लिखना। उसके बाद दूसरे नंबर पे क्या लिखोगे, तो ये लिखना, निश्चल तरंग सी स्तंभित। ठीक है, फिर तीसरे नंबर पे क्या लिखोगे, ये अभिशापित हो उसका जीवन। तीसरे नंबर पे नहीं, तीसरे नंबर पे आपको ये लिखना है, एक मिनट जरा रुकिए। तीसरे नंबर पे बच्चों आपको ये लिखना है परिचित मरकत आंगन में, और लास्ट में आपको क्या लिखना है, चौथे नंबर पे अभिशापित हो उसका जीवन। ठीक है, तो इस तरीके से आपको कंप्लीट करना है। देखो आपके परीक्षा में भी ना ऐसे सवाल, मतलब ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, तो इसके लिए एकदम अच्छे से प्रिपेयर रहना। ठीक है, अच्छे से जो भी पैराग्राफ, जो भी कविता दी रहती है उसको अच्छे से पढ़ो, समझो, और फिर बाद में आप क्वेश्चंस देखो कि क्वेश्चन किस टाइप के हैं। संजाल पूर्ण करना, प्रवाह तालिका पूर्ण करो, ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं जो बहुत ही आसान होते हैं, आप लोग कर सकते हो। ठीक है, तो हर चीज़ को अच्छे से पढ़ाई बस करते रहो। अब प्रश्न नंबर 2 यहाँ पे है कि कविता द्वारा प्राप्त संदेश लिखिए। देखो बच्चों, ये जो कविता है निसर्ग वैभव, इससे आपको क्या संदेश प्राप्त हुआ, ठीक है, क्या संदेश आपको मिला, वो आपको लिखना है। तो देखिए मैंने लिखा है इसका उत्तर कि कविता में मनमोहिनी प्रकृति की खूबसूरती का चित्रण बहुत ही सुंदर ढंग से किया गया है। कविता में बताया गया है कि एक तरफ जहाँ इस धरती पर मौजूद पेड़, पहाड़, फल फूल, झरने, पशु पक्षी सभी खुशी से झूम रहे हैं, वहीं दूसरी ओर मानव का जीवन संघर्षों और परेशानियों से भरा हुआ है। इसका कारण मनुष्य स्वयं है, वह स्वयं तक ही केंद्रित हो गया है। वह अपने स्वार्थ को पूरा करने में विश्व के प्रति अपने कर्तव्यों को क्या करता जा रहा है, तो भूलता जा रहा है। अतः मानव के मन का मंथन करने की आवश्यकता है, उसके मन में विश्व के प्रति प्रेम जगाने व उसके कर्तव्यों का बोध कराना क्या है, जरूरी है। ठीक है, तो इस कविता से हमें यही संदेश प्राप्त हुआ है। चलिए प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। इसमें क्या बोला गया है कि कविता के तृतीय चरण का भावार्थ सरल हिंदी में लिखिए। देखो बच्चों, अभी आप क्या करना है, ये कविता का जो तीसरा चरण है, तृतीय यानी तीसरा चरण है, उसका भावार्थ आपको एकदम सरल हिंदी में लिखना है, मतलब अपनी भाषा में लिखो जैसे आप समझते हो। ठीक है, तो इसका आंसर देखो मैं यहाँ पे आपको बताती हूँ क्या लिखा है हमने, मतलब उसका भावार्थ मैं आपको बता रही हूँ तृतीय चरण का। तो रंग बिरंगे फूल आंखों को शीतलता प्रदान करते हैं, मधु से भरी हुई कलियों का रस भौरों का दल पीता है, तितलियां उन पर मंडराती हैं, दूर कहीं वन में किसी पेड़ पर बैठी कोयल नवांकुरित पत्तियों की छाया में अपने सुरीले कंठ से रुक रुक कर मधुर गीत सुनाती है। ठीक है, तो ये इसका भावार्थ है। चलिए बच्चों, अभी भाषा बिंदु की तरफ चलेंगे। तो इसमें क्या बोला जा रहा है कि निम्नलिखित मुहावरे कहावतों में से अनुपयुक्त शब्द काटकर उपयुक्त शब्द लिखिए।
अब आपको क्या करना है, सुनिएगा ध्यान से। यहाँ पर कुछ मुहावरे या फिर कहावतें दी गई हैं, तो इनमें से जो अनुपयुक्त शब्द रहेंगे उनको हटा दो और उपयुक्त शब्द लिखोगे। मतलब यहाँ पे एक्चुअली में क्या आना चाहिए था, कुछ तो गलत दिया है, मुहावरा दिया, कहावतें दी गई हैं, तो उसमें कुछ तो गलत है, तो वो गलत के जगह पे मतलब सही क्या होगा, ठीक है, वो आपको बताना है। तो चलो सब लोग रेडी हो ना? हाँ चलो देखते हैं। मैंने यहाँ पर डायरेक्टली आंसर लिखा, देखो आपके टेक्स्ट बुक में क्या दिया गया है, टोपी पहनना। तो ये टोपी पहनना, ऐसी कोई हमने मुहावरा या फिर कोई कहावत सुना है? नहीं, हमने ये सुना है टोपी पहनाना सुना है ना, टोपी पहनाना, किसी को उल्लू बना देना, ठीक है। टोपी पहनना तो नहीं सुना। मतलब ये जो पहनना यहाँ पे गलत, ये जो पहनना लिखा है ना ये गलत है, ठीक है। इसकी जगह पे क्या आएगा, पहनाना। समझ में आया आपको? तो टोपी पहनाना, ठीक है, देखो यहाँ पे लिखा हमने। फिर उसके बाद अगला है कमर बंद करना। अरे कमर बंद करना तो हमने नहीं सुना, नजर बंद करना सुना है ना, तो यहाँ पे नजर बंद करना आएगा। कमर बंद करना मतलब कमर की जगह पे नजर लिख देना। फिर अगला गेहूं गीला होना, ठीक है। तो गेहूं गीला होना नहीं, आटा गीला होना, हम क्या कहते हैं, आटा गीला होना, ठीक है। गेहूं की जगह पे आटा। नाक की किरकिरी होना नहीं भाई, आंख की किरकिरी होना, नाक की जगह पे आंख लिखिएगा। धरती सर पर उठाना नहीं, कहावत तो ये है ना, आसमान सिर पे उठाना, ठीक है। फिर लाठी पानी का बैर नहीं, क्या आता है यहाँ पे, आग पानी का बैर। समझ में आया आपको? तो इस तरीके से हमने क्या किया है, इसको पूरा कर लिया है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आया होगा। वैसे आप कहावतें और मुहावरे तो आप सुनते ही रहते होंगे, है ना। कभी कभी हम लोग मतलब अपने घर में ही सुन लेते, कभी मम्मी कोई कहावत बोल देंगी, कभी दादी जी, है ना। तो वो कहावतें वगैरह आप लोग सुनते ही रहते हो। वैसे आप लोग को पढ़ने के लिए भी मिलता है, तो समझ में तो आता ही होगा ना पढ़ने के बाद। ये सारी चीज़ें तो बेसिक चीज़ें, मतलब बेसिक कहावतें हैं जो नॉर्मली हम लोग सुनते ही रहते हैं। आसमान सिर पे उठाना है ना, अरे ये कितना मस्ती हो रहा है, पूरा आसमान सिर पे उठा करके रखा है, ठीक है, इस तरीके से। चलो आगे देखते हैं। अभी रचना बोध देखेंगे, तो रचना बोध में बच्चों आपको क्या लिखना है, देखो यही लिखना है जो मैंने लिखा है। प्रस्तुत रचना में प्राकृतिक वैभव, सौंदर्य, निसर्ग रम्य अनुभूति, उदात्तता, आध्यात्मिकता, अद्भुत भाषा एवं प्रभाव एवं वर्णन शैली का साक्षात्कार होता है। कविता में पेड़, पहाड़, हवा, सूर्य, तारे, पक्षी आदि की सुंदरता का अद्भुत एवं मनमोहक चित्रण किया गया है। इनके साथ ही कवि ने मानव के बदलते चरित्र और उसमें आवश्यक बदलाव के बारे में अपना मत व्यक्त किया है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे ये जो आपका पाठ है निसर्ग वैभव, इसका प्रश्न उत्तर हमने समाप्त कर लिया है, ठीक है। हर एक प्रश्न के उत्तर मैंने आप लोग को दे दिए हैं। तो बस आपको एक काम करना है, अच्छे से बस पढ़ाई करनी है, ठीक है, अच्छे अच्छे मार्क्स लाने हैं। ओके, तो चलो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।